मैं पवन मिश्रा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम व्याकरण शिक्षण की बात करेंगे कि व्याकरण शिक्षण है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसकी शिक्षण विधियाँ क्या क्या हैं और भाषा शिक्षण में व्याकरण का क्या स्थान है। तो ये अलग अलग बिंदु हैं जिसकी चर्चा हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो हम शुरू करते हैं, जानते हैं कि व्याकरण शिक्षण होता क्या है। तो सबसे पहले हम व्याकरण शिक्षण का अर्थ देखते हैं। तो किसी भी भाषा की संरचना के सिद्धांत अथवा नियम ही व्याकरण है। तो व्याकरण क्या है? किसी भाषा की संरचना के सिद्धांत और नियम है। इसको और सरल शब्दों में हम समझने की कोशिश करें तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या करता है कि भाषा के नियम क्या होने चाहिए, शब्द क्या हैं, कैसे बनते हैं, वाक्य किसे कहेंगे, जो वाक्यों का निर्माण किस प्रकार से होता है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। तो व्याकरण क्या है? वह शास्त्र है जो इन भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या करता है और व्याकरण भाषा के सर्वमान्य नियमों व सिद्धांतों का विश्लेषण करता है कि भाषा के सर्वमान्य नियम कौन से हैं। तो जो सर्वमान्य नियम है, जो सिद्धांत हैं, व्याकरण क्या करता है? उसका विश्लेषण करता है तथा इसके उपरांत भाषा को परिष्कृत एवं परिमार्जित करता है कि व्याकरण क्या करता है कि ये बताता है कि भाषा का शुद्ध रूप क्या है, अशुद्ध रूप क्या है। तो इस समय समय पर भाषा को परिष्कृत और परिमार्जित करता है और उसके जो नियम है और उसके जो सिद्धांत है उसका विश्लेषण करता है। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि जो छन्नी जो होती है, चाय बनने के बाद जब कप में चाय डाली जाती है तो छन्नी के माध्यम से जो चाय का जो तरल रूप होता है वो कप में पहुंचता है जिसको हम पीते हैं और बाकी जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो देखते हैं चाय छन्नी होती है उसमें रुक जाता है। तो उसी प्रकार से व्याकरण भी क्या करता है? भाषा के सामान्य जो नियम है, सिद्धांत है, उसका विश्लेषण करता है और भाषा को परिमार्जित और परिष्कृत करता है और हमारे पास जो भाषा का शुद्ध रूप है उसको पहुंचाता है और हमें ये बताता है कि भाषा का शुद्ध रूप क्या है, अशुद्ध रूप क्या है। तो इसकी जो जानकारी है, इसकी जो व्याख्या है वो व्याकरण देता है, व्याकरण करता है। फिर महर्षि पतंजलि ने भाषा को लेकर क्या कहा है अपने ग्रंथ महाभाष्य में कि शब्दों का जो अनुशासन है, शब्दानुशासन है, उसे ही व्याकरण कहा जाता है। तो व्याकरण को अगर एक शब्द में जानने की कोशिश करें तो शब्दानुशासन। फिर व्याकरण शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? तो भाषा संबंधी नियमों का ज्ञान कराना, भाषा के स्वरूप की रक्षा करना, भाषा के शुद्ध रूप को पहचानने में विद्यार्थियों को समर्थ बनाना, भाषा के शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करना, शब्द एवं वाक्य रचना के नियमों का ज्ञान प्रदान करना, भाषाई अनुशासन विकसित करना। तो ये सब व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य हैं। और एक शिक्षक के तौर पर अगर हम बच्चों को व्याकरण का ज्ञान प्रदान कर रहे हों तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इन बातों को ध्यान में रखकर हमें बच्चों को जो व्याकरण का ज्ञान प्रदान करना चाहिए ताकि वो भाषा को सही रूप से, स्पष्ट रूप से, शुद्ध रूप से सीखें। फिर व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व। तो भाषा के सर्वमान्य स्वरूप का संरक्षण करना, भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना, भाषा की बोलने व लिखने की शुद्धता का ज्ञान, भाषा को अव्यवस्थित होने से बचाना, भाषा के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कि भाषा क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, अक्षर क्या है, शब्द कैसे बनते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्यों की रचना का सही नियम क्या है, जो शब्दों की उत्पत्ति है, संधि क्या है, तो संधि के प्रकार क्या हैं। तो जो भाषा की जो निर्माण की जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तो क्या है होता है कि व्याकरण के माध्यम से उस दृष्टिकोण का विकास होता है। बच्चा जो शब्द है बच्चों के सामने, जो वाक्य है, तो बच्चा उसको सही से जान सकता है, समझ सकता है, उसकी उत्पत्ति का कारण बता सकता है, किस भाषा से आया है, किस तरह से इसका निर्माण हुआ है। तो भाषा के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास व्याकरण के द्वारा होता है। भाषाई अनुशासन विकसित करना। तो ये व्याकरण शिक्षण की अगर हम बात कर रहे हैं कि महत्व है कि व्याकरण शिक्षण की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, और भाषा के उचित प्रयोग की प्रक्रिया का ज्ञान प्रदान करना।
इसके बाद हम देखते हैं व्याकरण शिक्षण की विधियां क्या क्या हैं, किन विधियों के माध्यम से व्याकरण है वो बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। तो सबसे जो पहली विधि है आगमन विधि, तो इस विधि को प्राथमिक स्तर पर सबसे सर्वोत्तम विधि माना जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। इस विधि के द्वारा, क्योंकि इस विधि में ये विधि ऐसी क्या कहती है, विधि कहती है कि बच्चों को जब व्याकरण का ज्ञान प्रदान किया जा रहा हो तो सबसे पहले बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण दो, उन चीज़ों के उदाहरण दो, बच्चों के आम जीवन से संबंधित उदाहरण दो। तो जो भी विषय, जो भी बच्चों को व्याकरण में मान लो संज्ञा पढ़ाई जा रही हो तो संज्ञा से संबंधित उदाहरण दो कि बताओ आप सबका नाम क्या है, आपकी कक्षा में कौन कौन सी वस्तुएं हैं और आप कहाँ कहाँ से आते हो। तो इन जो भी बच्चा उत्तर देता है इसको आप श्याम पट्ट पर लिख सकते हो और फिर बच्चों से पूछो कि बताओ रोहन मोहन सोहन ये क्या है, जो जगह का नाम, जो आप सब जो इन जगह इन क्षेत्रों से आते हो ये क्या है, और ये जो कक्षा में जो चीज़ों के नाम बताए हैं क्या है, तो वस्तु व्यक्ति स्थान। तो फिर बच्चों को बताओ कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो आगमन विधि में सबसे पहले क्या किया जाता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण दिए जाते हैं। ये मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है। मूर्त मतलब सबसे पहले विद्यार्थियों से वो चीज़ें पूछी जाएं जिनकी बच्चों को, जिनका ज्ञान होता है, जिनके बारे में पता होता है, और फिर आखिर में बच्चों को व्याकरण का नियम बताया जाए कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो इसको सर्वोत्तम विधि माना जाता है। इसमें सबसे पहले बच्चों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण प्रस्तुत करके जो विषय की जो अवधारणा है वो प्रस्तुत की जाती है, और या हम कह सकते हैं उनका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की जाती है, और उसके बाद बच्चों को विषय का नियम बताया जाता है, उसकी परिभाषा बताई जाती है। और अगली विधि है निगमन विधि। तो ये आगमन की बिल्कुल ही हम कह सकते हैं विपरीत है। इसमें पहले ही जाते ही शिक्षक ये विधि कहती है कि बच्चों को सीधा जाके आप जो व्याकरण का नियम है बता दो कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि शब्दों का बोध कराने वाले वाक्यों को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें क्या कहती है कि सीधा ही नियम बता दो। और इसके भी दो प्रकार हैं निगमन विधि के। एक है पुस्तक प्रणाली, जो ये कहती है कि बच्चों को कह दो कि आप पुस्तक में से व्याकरण का ज्ञान प्रदान कर लें, संज्ञा सर्वनाम, आप पुस्तक से पढ़ के जो व्याकरण की पुस्तक जो बाज़ार में मिलती है आप उनको ही पढ़कर व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर लो। और दूसरी जो प्रणाली है सूत्र प्रणाली। सूत्र में क्या होता है कि शिक्षक ही श्याम पट्ट पर लिखकर या बच्चों को बोलकर ही व्याकरण के नियम बता देता है कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, और बाद में फिर उदाहरण दिए जाते हैं। फिर एक विधि है भाषा संसर्ग विधि, व्याकरण के बिना भाषा का ज्ञान। तो ये विधि क्या कहती है, तो भाषा संसर्ग विधि कहती है कि व्याकरण के बिना भी बच्चों को भाषा का ज्ञान दिया जा सकता है। किस प्रकार से कि जो अच्छी जो पुस्तकें हैं, जो अच्छे लेखक रहे हैं, उनके जो अच्छे लेख हैं वो लेख विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए दिए जाएं। तो बच्चों को अच्छी शिक्षण सामग्री पढ़ने के लिए दी जाएगी तो बच्चों के जो भाषाई ज्ञान में अपने आप वृद्धि होगी, तो उनको व्याकरण के बिना ही हम आसानी से भाषा का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक और विधि है सहयोग विधि। तो ये विधि कहती है कि आप बच्चों को अलग से व्याकरण का ज्ञान मत प्रदान करो। जब कक्षा में आप पाठ्य पुस्तक पढ़ा रहे हो तो पाठ्य पुस्तक पढ़ाते हुए उसमें व्यक्ति का नाम भी आता है, स्थान का नाम भी आता है, वस्तुओं का नाम भी आता है। तो आप पाठ्य पुस्तक को पढ़ाते समय ही उसमें, क्योंकि विशेषण क्रिया सब चीज़ें आपको एक अध्याय में मिल जाती हैं, तो पाठ्य पुस्तक को पढ़ाते पढ़ाते ही आप व्याकरण शिक्षण का ज्ञान बच्चों को दे दो। अलग से क्यों पढ़ा रहे हो आप। तो ये सहयोग विधि कहती है कि आप साथ में पाठ्य पुस्तक के साथ में ही आप व्याकरण को पढ़ा लो। तो ये अलग अलग विधियां हमने देखी हैं, लेकिन हर विधि का अपना एक महत्व है। लेकिन ये भी है कि निगमन जो विधि है ये छोटी कक्षाओं के लिए इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। और उसके बाद अगर हम सहयोग विधि की बात करते हैं तो सहयोग विधि में भी अगर पाठ्य पुस्तक के साथ साथ ही अगर हम बच्चों को व्याकरण शिक्षण का ज्ञान प्रदान करने की कोशिश करेंगे तो हम फिर उसमें व्याकरण में ही अटक जाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि आप पाठ्य पुस्तक को जो भी अध्याय बच्चों को पढ़ा रहे हो उसमें और ज़्यादा समय लगने लगेगा, जिससे ये भी हो सकता है कि वो अध्याय कहीं उबाऊ ना होने लगे, बोरिंग ना होने लगे। तो हर विधि का अपना फ़ायदा है और कुछ इसके मतलब लाभ और हम हानि है, फ़ायदा नुकसान हर विधियों का अपना है। लेकिन हम प्राथमिक स्तर पे जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है प्रारंभिक तौर पे आगमन विधि मानी जाती है। तो हर विधि का अपनी जगह पे अपना एक विशेष महत्व है और इन सभी विधियों का प्रयोग करके बच्चों को भाषा का सबसे बहुत अच्छा ज्ञान प्रदान किया जा सकता है, भाषाई कौशल का उनका विकास किया जा सकता है।
फिर हम बात करते हैं भाषा शिक्षण में व्याकरण का स्थान। तो भाषा शिक्षण में व्याकरण का क्या स्थान है? तो हिंदी भाषा शिक्षण में व्याकरण के स्थान पर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। अब क्या मतभेद है जानने की कोशिश करते हैं। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि हिंदी भाषा शिक्षण में व्याकरण की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, कि व्याकरण शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार व्याकरण के संपूर्ण ज्ञान के बिना भाषा को सही प्रकार से बोलना व लिखना संभव नहीं है। सही बात है बिल्कुल। और व्याकरण के द्वारा ही बच्चों को भाषा का सही ज्ञान होता है और वह भाषा को सही प्रकार से लिखना, बोलना व पढ़ना सीखते हैं। इस कारण भाषा शिक्षण में व्याकरण पर जोर देना चाहिए और भाषा शिक्षण का प्रारंभ ही व्याकरणिक नियमों को सीखने के साथ किया जाना चाहिए। इस विचारधारा को मानने वाले व्याकरण को साधन ना मानकर साध्य मानते हैं। तो अब साधन साध्य में क्या फ़र्क है? तो साधन मतलब माध्यम। तो इस विचारधारा के लोग मानते हैं कि व्याकरण भाषा को सीखने का साधन नहीं है, व्याकरण कोई अलग तत्व नहीं है, बल्कि व्याकरण के व्याकरण अपने आप में क्या कहते हैं, एक साध्य है। साध्य मतलब है कि साधना है, कि अगर आप व्याकरण को सीखोगे तो भाषा को अपने आप सीख जाओगे। तो व्याकरण कोई साधन नहीं है भाषा को सीखने का, बल्कि व्याकरण अपने आप में एक साध्य है जिसके माध्यम से आप भाषा को जिसको सीख कर आप भाषा को सीख सकते हो। तो व्याकरण साधन ना मानकर वो व्याकरण को साध्य मानते हैं। तो कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जिनका मानना है कि भाषा को सीखने के लिए व्याकरण के नियम को सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाषा व्याकरणिक नियमों द्वारा नहीं बल्कि अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। कि जब बच्चा छोटा होता है तो उस समय उसको नियम थोड़ा बताए जाते हैं, वो अपने बड़ों को देखता है, उनको बोलते हुए देखता है, तो वो सुनता है और अनुकरण के द्वारा भाषा को सीखता है। तो किसी भी भाषा को व्याकरण के कठोर नियमों में बांध देने से उस भाषा का विकास रुक जाता है। यह जरूरी नहीं कि किसी भाषा को जो कल रूप था वो रूप आज भी रहे। तो यदि उस पर व्याकरण का नियम लगा दिया गया तो न जाने कितने लेखक और कवि हैं अपनी कला को प्रदर्शित करने से वंचित रह जाएंगे। तो एक पक्ष है जो मानता है कि व्याकरण महत्वपूर्ण है भाषा को सीखने में, तो दूसरा पक्ष मानता है कि नहीं, व्याकरण को इतना महत्व ना दिया जाए। तो हम एक निष्कर्ष के तौर पे अगर देखें तो भाषा शिक्षण में क्या व्याकरण का स्थान है, तो व्याकरण की आवश्यकता पर अलग अलग मत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल सही बात है कि व्याकरण के बिना हम बच्चों को भाषा का सही और स्पष्ट ज्ञान नहीं दे सकते। कि निसंदेह भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, परंतु भाषा के सही व स्पष्ट ज्ञान के लिए व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। एक और जहां अनुकरण द्वारा बालक भाषा को बोलना सीखता है, वहीं दूसरी ओर व्याकरण की शिक्षा द्वारा बच्चों को भाषा के सर्वमान्य व स्पष्ट रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के द्वारा ही बच्चों को भाषा के शुद्ध व अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है और वे अपनी भाषा में सुधार करते हुए भाषा को सही प्रकार से बोलना एवं लिखना सीखते हैं। इस प्रकार एक और जहाँ अनुकरण के द्वारा बच्चों को भाषा के सामान्य रूप का ज्ञान होता है, तो वहीं दूसरी ओर व्याकरण शिक्षण के द्वारा वह भाषा के शुद्ध रूप को सीखता है, शुद्ध बोलना सीखता है, शुद्ध रूप से लिखना सीखता है, पढ़ना सीखता है। तो इस प्रकार भाषा का रूप सुरक्षित रहता है और नष्ट होने से बच जाता है। तो हमने देखा कि जो हिंदी भाषा शिक्षण में व्याकरण का अपना महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बेशक से बच्चा छोटे होने पे अनुकरण के द्वारा भाषा सीखता है, लेकिन जब विद्यालय में आता है तो उसमें व्याकरण के नियमों के द्वारा ही, व्याकरण के द्वारा ही बच्चों को भाषा के शुद्ध और स्पष्ट रूप का ज्ञान होता है। और फिर व्याकरण संबंधी कुछ सुझाव है शिक्षण संबंधी, कि विद्यार्थी व्याकरण की शिक्षा में रुचि लें। इसके लिए ज़रूरी है कि व्याकरण शिक्षा को रुचिकर बनाया जाए। बच्चों को खेल खेल में भी व्याकरण सिखाया जा सकता है, क्रिया के माध्यम से भी सिखाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कक्षा में ही बैठकर या पुस्तक पढ़ा कर इनको व्याकरण का ज्ञान दिया जाए। तो जितना रुचिकर बनाओगे बच्चा उतना खुशी खुशी सीखेगा। व्याकरण का पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार बनाया जाए, कि छोटी कक्षाओं में, अगर बड़ी कक्षाओं में, तो जैसे हम देखते हैं कि बड़ी कक्षाओं में हम अलंकार पढ़ाते हैं, समाज पढ़ाते हैं, छोटी कक्षाओं में समान रूप से संज्ञा, क्रिया, विशेषण पढ़ाया जाता है। तो व्याकरण का जो पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार बनाया जाए, ताकि विद्यार्थियों को उसको सीखने समझने में आसानी हो। आगमन विधि का पालन करते हुए समय जो उदाहरण लिए जाएं वो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से होने चाहिए। अध्यापकों को उचित दृश्य सर्व सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जिससे व्याकरण शिक्षण की निरस्तता को दूर करने में बड़ी सहायता मिलती है।
तो इस प्रकार विद्यार्थियों को व्याकरण शिक्षण का ज्ञान दिया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि व्याकरण शिक्षण का क्या अर्थ है, महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, शिक्षण विधियाँ क्या हैं और हिंदी भाषा शिक्षण में व्याकरण का क्या स्थान है और किस तरह से व्याकरण शिक्षण को पढ़ाया जा सकता है बच्चों को। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपनी राय ज़रूर दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।